हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। दोस्तों, साइकोलॉजी के डिस्कशन में आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये वाला चैप्टर आपको दो चीज़ों से रूबरू करवाएगा। एक तो इंसान के जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब हमने पहले भी डिस्कस करा था। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल की क्वालिटीज़, या फिर आप इनको कह सकते हो इंडिविजुअल के ट्रेड्स, या फिर इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एसोसिएटेड हैं। ये क्वालिटीज, ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल की मिलकर बनाती हैं पर्सनैलिटी, और अल्टीमेटली उसके एटीट्यूड फॉर्मेशन में मदद करती है। तो ये वाला जो चैप्टर है दोस्तों, आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये चैप्टर, स्पेशली इन जीएस पेपर 4, जो हमारा एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एटीट्यूड है। वहाँ पर जो केस स्टडी होती है या फिर जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको उनके अंदर जो आपके आंसर्स होंगे उनको एनरिच करने में बहुत मदद करने वाला है ये वाला चैप्टर। तो एक तो है ये वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, लेकिन ये वाला चैप्टर सिर्फ इंडिविजुअल की क्वालिटीज, ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड के बारे में नहीं है। यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ये घुमा फिरा कर एक ही पॉइंट पर आके अटकेंगी इस चैप्टर के अंदर, और वो है इंसान की इंटेलिजेंस, जिसको नापने का पैरामीटर होता है आईक्यू। डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जीवन में इंटेलिजेंस की, आईक्यू की क्या भूमिका है? जैसे हम अक्सर बोलते रहते हैं ना कि तुम, मतलब आपने मान लो कि स्कूल लाइफ में अपने टीचर को गलत आंसर दिया, या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या फिर जैसे इंडिविजुअल्स को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, तो हम कहते हैं यार इसका आईक्यू कितना कम है, ये तो बिल्कुल ट्यूबलाइट है। तुम्हारी बुद्धि, जो तुम्हारी बुद्धि है वो घास सरने गई हुई है क्या? तुम्हें एक बार में कोई कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में क्यों नहीं आता? तो आप मुझे बताओ, ये इंटेलिजेंस की जो भूमिका है हमारे जीवन में वो क्या है? बताओ, क्या समझते हो आप इंटेलिजेंस से, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस से और आईक्यू से? बताओ आकांक्षा, नमन, रिया, मयूर, क्या है मतलब इंटेलिजेंस का, आईक्यू का? सही बोला। किसी चीज़ को समझने की समझ, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है ये, सही है। और थोड़ा सा निखारो इस परिभाषा को आकांक्षा। किसी चीज़ को समझने की समझ, काफ़ी गहरी फिलोसफिकल बात कर दी आपने। सही बात है, इंसान में समझ भी तो होनी चाहिए किसी चीज़ को समझने की, लेकिन हम इसे एक्सप्लेन कैसे करें? एक्सप्लेन करने के लिए वैसे एक पैरामीटर है हमारे पास, आईक्यू है, लेकिन क्या है ये? बताओ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलो, अभी आपको ये पता नहीं है कि इंटेलिजेंस को, जैसे मैं समझ सकता हूँ कि आपको कुछ एक बेसिक आइडिया होगा इंटेलिजेंस का, लेकिन आप उसको हो सकता है कि शब्दों में अभी बयान ना कर पा रहे हो। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप क्या समझते हो इंटेलिजेंस से? ट्राई तो करो, गलत होगे तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ। अच्छा, आईक्यू क्या होता है, चलो ये तो बता दो। इंटेलिजेंस को नापने का पैरामीटर, तो आईक्यू जिसका कम हो तो वो इंडिविजुअल कैसा होता है कांचा? उनको वो फॉलो नहीं कर पाता। रिया, हमें हम ये कैसे पता लगा सकते हैं अगर इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा अगर परफॉर्म कर रहा है, या लाइफ में सक्सेसफुल है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि पर्सन का आईक्यू जो है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? आईक्यू को आप जनरल लाइफ में देखोगे कैसे? बताओ मयूर।
अगर किसी पर्सन के अंदर आपको आईक्यू को देखना है या फिर आपको एक आइडिया लगाना है कि इसका आईक्यू कितना हो सकता है, तो आप उसके जीवन में क्या क्या पहलुओं को देखोगे बताओ? उसका पैसा देखोगे, सक्सेस देखोगे, डिग्रियां देखोगे, क्या देखोगे आप बताओ आईक्यू देखने के लिए? हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं आकांक्षा आप बोलो, फिर मयूर आप बोलना फिर बाद में। हाँ, इंटेलिजेंस में ज़्यादातर। ठीक है, आकांक्षा ने हमें एक पॉइंट दिया कि इंटेलिजेंस में ये देखा जाता है कि पर्सन एकेडमिक्स में कैसा परफॉर्म करता है या करती है। ओके वेरी गुड। रिया बोल रही है अगर जिस पर्सन के पास आईक्यू या फिर इंटेलिजेंस होता है ऐसा पर्सन जल्दी से ग्रैब कर लेगा चीज़ों को। ठीक है रिया, आकांक्षा एक्सेप्टेबल। मयूर आपका कोई तर्क, आपका कोई व्यू पॉइंट? हाँ, मतलब बेसिकली कि पर्सन एग्जामिनेशन में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितने एग्जाम उसने क्रैक करे हुए हैं, पढ़ाई में कैसा है, स्कूल लाइफ उसकी कैसी रही है ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर इतना हम कह सकते हैं, इतनी बातों पे आप तीनों एग्री करोगे? जल्दी फटाफट मुझे आंसर बताना कि जो आईक्यू होता है वो कहीं ना कहीं पर्सन की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता ही होता है, जुड़ा होता है उसकी सक्सेस से, है ना? एग्री करते हो आकांक्षा इस चीज से? कोई डाउट तो नहीं इस बात में? रिया, सालों थप्पड़ मारो अपने आप के, कुछ नहीं होता ऐसा, डोंट वरी। आपको पता नहीं होगा, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, क्यूट वे में बोला वो मैंने, लेकिन ऐसा नहीं होता। आईक्यू का बाप होता है, इंटेलिजेंस का बाप होता है। आप यही तो समझने के लिए आए हो इस चैप्टर में, ताकि आप अपने आंसर को निखार सको। इंटेलिजेंस का भी बाप होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको नापने का पैरामीटर होता है ईक्यू। अच्छा, आईक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? एनी एनी गेस, एनी ट्राई, कभी सुनाओ? इंटेलिजेंट कोशंट। यस, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, कोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, है ना, वो निकालते हैं, तो दिस इज इंटेलिजेंट कोशंट। ईक्यू की फुल फॉर्म इमोशनल कोशंट। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, हाँ आकांक्षा, आईक्यू का फॉर्मूला चैप्टर में आप सीख जाओगे आगे चलकर। अगर फिर भी अगर अभी के लिए आपको जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ईक्यू तो देखो एक इमोशनल वाली, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस वाली चीज़ है, इसका कोई प्रिसाइजली कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA अपॉन CA इंटू 100। MA की फुल फॉर्म होती है मेंटल एज। अब मेंटल एज को ना साइंटिफिक टेक्निक से निकाला जाता है। अच्छा, कैसी टेक्निक से निकाला जाता है? कुछ पिक्चरें देखी है आप लोगों ने, वो पतली पतली सुइयां बालों में लगाकर इलेक्ट्रिसिटी कुछ पास करी जा रही है, कंप्यूटर पे कुछ आ रहा है बनकर, ऐसा कुछ करके देखे ऐसे टेस्ट आपने कुछ किसी पर्सन के ऊपर होते हुए पिक्चरों में, जिनकी दिमागी हालत खराब होती है, कुछ होती है? तो मेंटल एज ना एज इट इज नहीं निकाली जाती कि आप घर पे बैठ के अपनी मेंटल एज निकाल लो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मेंटल एज ऐसी भी नहीं कि जैसे मतलब मान लो कि मैं 30 साल का, तो मैं कहूँ मेरी 30 मेंटल एज है, ये नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 30 साल का हूँ, आकांक्षा कह रही है वो 20-21 साल की है, रिया कह रही है वो 25 साल की है, मयूर कह रहा है वो 30 ईयर्स का है, तो उस एज को, उस बायोलॉजिकल एज को हम कहते हैं CA। तो यहां पर बायोलॉजिकल एज ना बोलकर हम इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज कुछ नहीं होती है, आपकी जो प्रेजेंट एज है ना, आपकी जो प्रेजेंट आयु है वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। बस मेंटल एज निकालने के लिए आपको थोड़ा सा साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जनरली कोई भी जो न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह जो होगा वो आपको बता देगा, अगर आप एक बारी जाके अपना कुछ स्कैन वगैरह होता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी सुइयाँ ही घुसाई जाएंगी, एक तरीका बता रहा हूँ, उससे प्रॉपर तरीके से निकल जाता है। अच्छा, एक और बात, ये जो सुइयाँ घुसाने वाली जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, वो ना आपके हेयर से भी, आपके जितना बाल होता है उसके भी 1/100th साइज की पतली पतली सुइयाँ होती हैं। जब वो आपके ब्रेन के अंदर इंसर्ट करी जाती है
तो कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स उससे पास करे जाते हैं। हम समझेंगे इस सब चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर और आने वाले चैप्टर्स के अंदर, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक कैसे करा जाता है। तो उसमें कभी कभार ऐसी खतरनाक प्रक्रियाओं का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन उसमें आपके बालों पे ना बहुत सारा जेल लगाया जाता है, शहद की तरह थिक जेल होता है वो। उसके बाद वो सुइयां इंसर्ट करी जाती हैं। आपको दर्द नहीं होता उससे। जैसे आपके हेयर लाइन जहाँ से ग्रो होती है, जहाँ जहाँ से आपके बाल उग रहे हैं, खोपड़ी पर, गंजी खोपड़ी पर, जहाँ जहाँ से बाल निकल कर आ रहे हैं, उसके भी 100th साइज की पतली पतली सुइयाँ होती हैं, वो इंसर्ट करी जाती हैं। एक तो उसके थ्रू, और कुछ स्कैन्स वगैरह होते हैं, जैसे MRI स्कैन होता है, ब्रेन स्कैन होता है, उसके थ्रू आपकी मेंटल एज पता लग जाती है। ठीक है, एक न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोसर्जन आपको ये बता सकता है आराम से। अगर आपको वो पता लग गई, अपनी क्रोनोलॉजिकल एज तो आप जानते ही हो, जितनी आपकी प्रेजेंट आयु है उसको इंटू 100 कर दो तो आपका IQ निकल आता है। EQ का कोई प्रिसाइज फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चैप्टर में मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों, देखो क्या होता है कि जिसके पास इंटेलिजेंस अच्छी खासी है, जिसका IQ लेवल अच्छा है, ऐसा पर्सन, ऐसी कोई लड़की एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी या कर जाएगा वो पर्सन, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने का मतलब है उनके पास डिग्री बहुत अच्छी होंगी, चमकदार उनकी पर्सनैलिटी होगी समाज के अंदर, समाज की नज़रों में सक्सेस हो सकता है ऐसे पर्सन के पास हो। ऐसे पर्सन के पास दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो। इज्जत की बात हम फिलहाल हटा देते हैं, दौलत हो और शोहरत हो। ठीक है, यानी कि ये पर्सन हमें लग रहा है कि यार ये तो 100 है, कि भैया ये बनेगा इंसान, किसी भी बंदी का बेस्ट पति, किसी भी लड़की का बेस्ट भाई, किसी भी माँ का बेस्ट बेटा। इसके अंदर कोई कमी नहीं है। ये तो अरेंज मैरिज में रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन मान लेते हैं कि इस पर्सन का IQ तो बहुत हाई है, लेकिन EQ बहुत कम है। तो आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है, पैसा है, डिग्री है, लाइफ में सक्सेसफुल है, लेकिन अब आप देखना कि ये पर्सन जिसको अभी तक हम ऐसा सोच रहे थे कि अरेंज मैरिज में कभी कहीं रिजेक्ट नहीं हो सकता, इस पर्सन को किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है। अब तमीज़ कैसे आती है? इंसान को हमेशा बात करने की तमीज़ तब आती है जब वो दो प्रकार के इमोशंस को रेगुलेट करना जानता हो। दो प्रकार के इमोशंस को रेगुलेट करना जानता हो। अब वो दो प्रकार के इमोशंस है कौन से? एक तो खुद का, और जब भी हम खुद की बात करते हैं, मैंने आपको बता रखा है साइकोलॉजी के अंदर उसको हम सेल्फ कहते हैं। और दूसरे पर्सन्स के इमोशंस को। ये इंसान स्वार्थी इंसान हो सकता है, मुझे मेरी सक्सेस, मुझे मेरा टाइम टेबल, मुझे मेरी डिग्री, जहां मेरे पैसे की बात आ जाए, जहां मेरे सक्सेस की बात आ जाए, मुझे कोई नहीं देखता। कौन माँ, कौन बाप, कौन बहन, कौन मेरी बंदी, कौन मेरी गर्लफ्रेंड, कौन मेरी बीवी, सब दरकिनार करके मुझे सिर्फ भूख है पैसे की, सक्सेस की, डिग्री की, क्योंकि वो मुझे एक साइकोलॉजिकल हिट देती है। जैसे दारू पीने वाला सेटिस्फाई होता है, दारू के लिए ललचा रहा होता है, सिगरेट पीने वाला सुट्टे की तरफ जा रहा होता है, ऐसे ये इंसान सक्सेस के पीछे भूखा है। इसको दूसरों के इमोशंस से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे इंसान को किसी से बात करने की तहजीब नहीं। अपनी शोहरत के चलते ऐसा इंसान दूसरों को उसकी औकात गिरवाना जानता है और हमेशा अपने आप को हाई स्टेटस पर दिखाएगा और सामने वाले को हमेशा नीचा फील करवाएगा। ऐसे इंसान से बात करते हुए आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि वो अपनी सक्सेस के राज कभी शेयर ना करे और आपकी पर्सनैलिटी की धज्जियां उड़ाते रहे, आपका कॉन्फिडेंस, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को रौंदता रहे। ऐसा इंसान जिसको दूसरों के आंसू से, दुख से, दर्द से, पीड़ा से, तकलीफ से कोई मर भी जाए तब भी इसको कुछ लेना देना नहीं है। अब मुझे बताओ, है ये इंसान बेस्ट मटेरियल शादी के लिए? बोल दिया ना कांचन, देखो खुद ही जालिम है।
यानी कि देखो, आप इन सब चीज़ों को रियल लाइफ में जानते हो, मैं कुछ आपको यूनिक नहीं बता रहा, मैं तो सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो इस चैप्टर के अंदर हम अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने वाले हैं, उन सारी चीज़ों का जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो हमने आसपास लाइफ जी हुई है, बस उसी को किताब की फॉर्म में कुछ अंग्रेजी अनुवादों के साथ उतार दिया जाए, वही साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ जाना ना हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदगी भर घर पे रहे हो या फिर आप पूरी जिंदगी आवारा रहे हो, आपने कहीं ना कहीं उसको पिक्चरों में, नॉवेल्स में, खुद के साथ होता हुआ, दूसरों के साथ होता हुआ, अगर आपका पंचायती दिमाग है, रिश्तेदारों के साथ ऐसा होता है, बुआ के साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको पता होगा। अब ऐसे पर्सन के साथ हुआ क्या, हमने जो स्टोरी बनाई ऐसे पर्सन की, इसकी ये जो क्वालिटीज थी जो इसमें चार चांद लगा रही थी, ये धरी की धरी रह गई जब हमने इसके इमोशनल इंटेलिजेंस का चेहरा, जो नकाब है, वो सामने रखा। ऐसा इंसान मान लो जिसके अंदर ईक्यू कम है, आईक्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी सक्सेस के घमंड के चलते एक सेकंड नहीं लगाएगा अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़कर आने के लिए, अपनी बीवी पर हाथ उठाने के लिए, अपने बच्चों को टाइम नहीं देगा। इसकी जिंदगी सिर्फ पैसा, रुतबा, शानो शौकत, सक्सेस, डिग्री और वाहवाइयां बटोरने में लगी हुई हैं अंदर से। अब अंदर से जब हम कब कहते हैं किसी भी इंसान को, इमोशनली, दिल से, ये इंसान खोखला इंसान है। ये उसी प्रकार का इंसान है कि ये घर का ऐसा दामाद है जिसको फूफा जी कहा जाता है, लेकिन ये वही फूफा है कि जब बारात किसी की जारी होगी, ये मेहंदी लगा के खड़ा हो जाएगा दरवाजे के बाहर कलेश करवाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में हम खुलासा करेंगे दोस्तों इस चैप्टर में, और ये चैप्टर आपको बहुत कुछ जीवन में सिखा कर जाएगा, जो आपके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी रह जाएंगी, और उसको अगर आप ऐसे राइटिंग में और एथिक्स में जीएस पेपर 4 में उतारोगे तो सुभान अल्लाह। तो शुरू करते हैं। कोई डाउट यहां तक, कोई बात, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में इन सब चीजों को? कोई कुछ पूछना तो नहीं है अभी यहां तक, बता दो। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। राइटर हमें ये कह रहे हैं, अगर हम अपने दोस्तों को देखें, अपने क्लासमेट्स को देखें, या फिर अगर हम अपने रिश्तेदारों को ऑब्जर्व करें, तो हमें यह देखने को मिलेगा हमारे दोस्त सारे अलग अलग प्रकार के हैं। क्लासमेट्स का नेचर, रवैया सबका अलग अलग प्रकार का है। रिश्तेदार सारे अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ बहुत जॉली नेचर के होते हैं, वो आप चाहते हो कि दोबारा घर आए, बार बार घर आए, और कुछ जिनकी खबर आती है, खबर मिलती है घर आने की, तो आपका मन करता है कहने का ये क्यों आ रहा भाई घर पे। ठीक है, तो हर कोई एक दूसरे से डिफर करता है। अब ये वाली चीज तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। पर्सनैलिटी का, आकांक्षा, हम सबको एक सबसे बड़ा खुलासा करके दो। पर्सनैलिटी का एक सबसे बड़ा खुलासा करके दो। इस पृथ्वी पर किसी भी दो इंसानों की पर्सनैलिटी सेम होती है? नहीं होती। रिया, क्यों नहीं होती? मयूर, क्यों नहीं होती किसी दो इंसानों की पर्सनैलिटी सेम? बिहेवियर से भी बड़ी चीज आकांक्षा बताना रिया को। बिहेवियर तो दो लोगों का सेम भी हो सकता है। रिया, आपके और मेरे सोच विचार बहुत सारे मुद्दों पर मैच कर सकते हैं। आपका और मेरा बिहेवियर बहुत किसी को लेकर हम्बल हो सकता है, हम दयालु हो सकते हैं, लेकिन क्या पर्सनैलिटी तो बिहेवियर से ही बनेगी। मेन चीज बताओ जिससे दिल खुश हो जाए मेरा। कौन कर रहा है मेरा दिल खुश आज? भाग यहां से। एक्सपीरियंसेस हमारे जो एक्सपीरियंसेस होती हैं, होती नहीं है, होते हैं। हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं
वो हमें अलग बनाते हैं। अब समझ में आया रिया? कुल मिलाकर आपका और मेरा बिहेवियर भी रिया अलग हो सकता है ना किसी पॉइंट पर, अगर हम दोनों के एक्सपीरियंस अलग हैं। यार मैंने मयूर तुम्हें बहुत अच्छे मूड से फोन करा, अब तुम्हारी लाइफ में करंट मोमेंट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस चल रहा है जिसमें आप उतना जॉली नेचर का फील नहीं कर रहे जितना मैं खुश मिजाज होकर आपको फोन कर रहा हूं, है ना? तो एक्सपीरियंस बदल गया तो मूवमेंट बदल गया, मूवमेंट बदल गया तो बिहेवियर बदल गया, और बिहेवियर जब लॉन्ग टाइम के लिए रिया बदल जाता है तो लोगों की पर्सनैलिटी बदल जाती है। बताओ कांक्षा, गलत कह रहा हूं? सारी चीजों का खेल एक्सपीरियंस के ऊपर ही तो है ना? तो हमारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या रिलेटिव्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे से वो अलग 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 है। किस किस मैनर में वो अलग है? द वे इन विच दे परसीव, परसेप्शन होता है किसी भी चीज को देखकर। जैसे कोई भी चीज अगर आपके सेंस ऑर्गन से टकराई, देखकर, सूंघ कर, फील कर कर, टच कर कर, टेस्ट कर कर, है ना? अगर कोई भी चीज आपके सेंस ऑर्गन से टकराती है उसके बाद आपका दिमाग कैसे काम करता है, वो उसको कहते हैं परसेप्शन। तो हर किसी का परसेप्शन अलग है, हर किसी की लर्निंग पावर अलग है, और सबसे इंपॉर्टेंट हर किसी की सोच अलग है। हाँ बताओ। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, आपने क्या बोला? कोई एक पर्सन है जिसका वो अपने बिहेवियर पे स्टिक रहता है? अच्छा ठीक है, मतलब उसका एक पैटर्न है, मतलब एक बिहेव करने का। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, बिहेवियर चेंज हो सकता है क्योंकि हमारे जो सरकमस्टांसेस वगैरह जो होते हैं ना, वो सरकमस्टांसेस और सिचुएशन और जिस एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हो, मतलब कुल मिलाकर एक्सपीरियंसेस जो हैं, जितना गहरा उसका प्रभाव होगा उतना ज़्यादा आपके बिहेवियर के ऊपर एक असर आता है। यार अब कोई इंसान है, वो ये सोचकर बैठा हुआ है कि भाई मेरे लिए तो मेरा रूटीन सब कुछ है, मैं कभी किसी के प्यार व्यार में नहीं पड़ूंगा, मुझे अनप्रोडक्टिव काम पसंद नहीं है, ये सब तो ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें होती हैं। लेकिन किसी को जीवन में देखकर, टकराकर, उससे मुलाकात कर कर उसने अपने ये जो खुद के बनाए हुए जो उसूल थे उसको तोड़ दिया, क्योंकि वो सामने वाला उसको ऐसा एक्सपीरियंस दे गया कि जो उसके उसूलों के ऊपर हावी हो गया। और पर्सन क्या परसेप्शन, पर्सन की मेंटेलिटी, पर्सन का जो अपने खुद के बनाए हुए जो उसूल थे वो चेंज हो गए। सिचुएशंस का प्रभाव जितना गहरा होता है, एक्सपीरियंस का जितना प्रभाव गहरा होता है, वो हमारे बिहेवियर को बदल सकता है। अच्छा, लेकिन आप आगे चलकर मतलब मुझसे आने वाले चैप्टर्स में ये भी पढ़ोगे, कुछ ट्रेड्स पर्सन के ऐसे होते हैं जिसके इर्द गिर्द पर्सन की पूरी लाइफ घूमती रहती है। ऐसे ट्रेड्स को, ऐसे बिहेवियर को पर्सन के अंदर से हिलाना, डगमगाना बहुत मुश्किल होता है, और उसको हम कहते हैं, वर्ड याद रखना दोस्तों, कार्डिनल ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स मतलब ये एक ऐसे गोल होते हैं जिनके इर्द गिर्द पर्सन की पूरी जिंदगी घूमती रहती है। वो चीज पर्सन कभी भूलता नहीं हो सकता कि बचपन में कुछ ट्रॉमा हुआ हो किसी के साथ, आपने किसी को कुछ वचन दिया हो, दिन रात आपके सीने में किसी के लिए आग जलती हो कि मुझे उसके लिए कुछ बनना है, कुछ करना है, उसको वैसा देखना है, ये लाइफ मुझे उसके साथ चाहिए, मैं माता पिता को गर्व फील करवाना चाहता हूं या चाहती हूं। और इसका बेस्ट एग्जांपल पता है कि जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, गांधी का, महात्मा गांधी का ट्रेड सत्याग्रह, अहिंसा और नॉन वायलेंस, कभी नहीं भटके उससे, वो कभी नहीं तोड़ा उसको वो, तो वो उनका कार्डिनल ट्रेड है। हिटलर का नाजिज्म वाला ट्रेड, कसम खाई थी कि जीव का नामो निशान मिटाऊंगा, और उसने वो करा जितना वो कर सकता था नरसंहार जीव्स का। मदर टेरेसा का ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इंसान की भलाई के लिए काम करना,
ये कार्डिनल ट्रेट होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा भी नहीं है कि कार्डिनल ट्रेट को डगमगाया नहीं जा सकता। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि यार कुछ कुछ ट्रेट्स यार ऐसे होते हैं जिनको यार हम मिला ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग हिटलर के बारे में एक चीज़ जानते नहीं है कि पूरी ज़िंदगी उसने ज्यूस से नफरत करी, लेकिन ये वाली बात मीन कैम्प, उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मीन कैम्प, और वैसे उसने कोई बुक नहीं लिखी थी, उसके जो खत मिले थे लास्ट में मरने से पहले उसको कंपाइल करके एक बुक बनाई गई जिसको लिखा गया मीन कैम्प के नाम से। वो हिटलर की ऑटोबायोग्राफी की तरह मानी जाती है, वो एक डायरी राइटिंग है वैसे हिटलर की। तब जाके दुनिया को पता लगा था कि जिससे ये मोहब्बत करता था और मरने से कुछ घंटे पहले जिससे इसने शादी करी वो जियो थी, लड़की। पूरी दुनिया में जीव का नरसंहार कर रहा है। मतलब मान लो मुझे किसी कम्युनिटी से नफरत है, मैंने पृथ्वी से उसको मिटा डाला, लेकिन वो बंदी जिससे मुझे प्यार है वो उसी कम्युनिटी के, लेकिन उसको मैंने हाथ तक नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं अखरोट कितना भी टाइट हो, अंदर उसके निकलता मेवा ही है। ये चीज है, समझ गए? आकांक्षा, मिला आपको आंसर? हम आगे चलकर और डिकोड करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में, डोंट वरी। मतलब सॉफ्टनेस मतलब एक ड्राई फ्रूट है, तो सारे मेवे ही ना। तो सारे इंसान एक दूसरे से डिफर करते हैं इन विच दे परसीव देयर एनवायरमेंट। हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी अलग, हर किसी की थिंकिंग पावर अलग। और जैसे जैसे इंडिविजुअल अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है या करती है, अपनी परफॉर्मेंस लेवल में भी सब लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं। इस तरह के डिफरेंसेस को हम लोग एक नाम देते हैं दोस्तों, आगे चलकर हम इस टॉपिक के बारे में भी पढ़ेंगे। इस तरह के डिफरेंसेस को बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है? और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा कैसे हुए? हर एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस अलग, और क्योंकि एक्सपीरियंसेस अलग तो लोगों का परसेप्शन अलग, लोगों की लर्निंग कैपेसिटी अलग, लोगों की थिंकिंग पावर अलग, लोगों की परफॉर्मेंस अलग। तो इस हिसाब से अल्टीमेटली एक इंसान की दूसरे इंसान से कभी भी पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी सिर्फ एक दो फैक्टर से मिलकर नहीं बनी हुई है, इन सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। और पर्सनैलिटी का जो बेस है वो होता है एक्सपीरियंसेस। तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पैदा करते हैं पृथ्वी के अंदर। हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से भिन्न है, अलग है, और इसको हम रोजमर्रा के जीवन में नोटिस कर भी सकते हैं। ठीक है? तो हमें राइटर यहां पर ये कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं, ये चीज ऑब्वियस है। दो लोग एक टाइम पर सेम सोच सकते हैं, उनका सेम तरह का थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, सेम तरह का परसेप्शन हो सकता है, सेम तरह की लर्निंग स्किल हो सकती है, लर्निंग कैपेसिटी हो सकती है, सेम तरह की सोच हो सकती है, सेम नंबर का आईक्यू लेवल उनका हो सकता है, उनके अंदर सिंपैथी हो सकती है, एम्पैथी हो सकती है। लेकिन आप ये कहो कि ओवरऑल ए टू जेड, जब वो सामने वाला पर्सन पैदा हुआ, जब मैं पैदा हुआ, हर एक लम्हा, हर एक सिचुएशन के अंदर सेम तरीके का थिंकिंग पैटर्न हो, सेम तरीके का परसेप्शन हो, सेम तरह की लर्निंग हो, सेम तरह की परफॉर्मेंस हो, ऐसा नहीं होता। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, हमारे अनुभव, अनुभव एंड अनुभव, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस। तो फिर जैसा कि हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ा था कि जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं इसको हम अप्लाई करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशंस होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, साइकोलॉजी से वाला काम करते हैं ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। अब हमें यह भी जानने की जरूरत होती है कि लोग किस हिसाब से एक दूसरे से डिफर करते हैं। हमने ये तो क्लेम कर दिया कि लोग एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, लेकिन किस हद तक लोग एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसके ऊपर जो मैं आपको थ्योरीज आगे चलकर पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के अंदर, कि आपने देखा होगा लोग ये कहते हैं कि शादी के टाइम पर जैसे आप बात कर लो कि 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, वो मिलने चाहिए,
कभी कभार इंसान ना दो तरह के पार्टनर्स ढूंढता है, मतलब दो प्रकार के इंसान होते हैं और वो दो प्रकार के पार्टनर्स ढूंढते हैं। कुछ इंसानों को लगता है कि यार मुझे शादी उस पर्सन से करनी चाहिए, फिर मेरा जीवन साथी वो ना चाहिए जिसके सारे काम, सारा रूटीन, सारी थिंकिंग या मेंटेलिटी बिल्कुल मेरे जैसी हो। कुछ लोग ये होते हैं कि वो कहते हैं यार मेरे वाली फील्ड की बंदी या बंदा मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं वो टोटली अपोजिट हो, वो उसके अलग अनुभव हो, उसकी पर्सनैलिटी का अलग एस्पेक्ट हो, मेरी पर्सनैलिटी का अलग एस्पेक्ट हो। हम जब दोनों मिलकर आए तो जीवन को इस प्रकार से बिताएं कि वो अपना कुछ और एस्पेक्ट लेकर आ रही है पर्सनैलिटी का, मैं कुछ और एस्पेक्ट लेकर आ रहा हूं पर्सनैलिटी का, और ऐसे करते करते हम एक दूसरे को जाने। अब बहुत बार दो लोगों की अलग पर्सनैलिटी हो सकती है। हो सकता है आपके पापा बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड के हो आपकी मम्मी से, और उनके बीच में कलेश होकर डाइवोर्स हो जाए। और बहुत बार आप ये भी देखोगे कि आपकी बिल्कुल मम्मी की पर्सनैलिटी बिल्कुल पापा की पर्सनैलिटी से अलग, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा, बहुत अच्छे से जीवन को बिताया। तो इतनी कंफ्यूजन क्यों है इस बात को लेकर? इस कंफ्यूजन को हम इस चैप्टर में दूर करेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं वो कितना डिफर तो करते हैं, डिफर तो सब कर रहे हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे डिफर करेगा हर कोई। इंसानों को तो छोड़ दो यार, शिव पार्वती तक एक दूसरे से डिफर कर जाते हैं कभी कभार। एक पॉइंट बताता हूं मैं आपको स्पिरिचुअल ज्ञान का। शिवजी और पार्वती की एक बड़ी लड़ाई होती है। शिवजी ये चाहते हैं कि इंसान ना मेटलिस्टिक चीजों के ऊपर फोकस ना करे, मतलब ह्यूमंस को लेकर शिवजी और पार्वती जी में एक दिन बहस छिड़ जाती है। शिवजी का ये कहना होता है कि इंसानों को, वो समझा रहे होते हैं पार्वती मेरी प्रिय, इंसानों को मेटलिस्टिक मेंटेलिटी नहीं रखनी चाहिए, चीज़ों का मोह वगैरह नहीं रखना चाहिए। एक दिन तो सबने शमशान जाना है, कुछ इंसान कुछ लेकर नहीं जाता। लेकिन वहीं पर पार्वती जी ये कहती है कि महादेव आप गलत बोल रहे हैं। इंसान को दुनिया में अगर आपने भेजा है तो दुनिया के सुखों को उनका अनुभव करने के लिए मेटलिस्टिक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जीवन गुजारने के लिए इंसान को थोड़ा सा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, क्योंकि कुछ इंसान इस चीज़ का त्याग कर देंगे, लेकिन आप ये सोचो कि सभी इंसान मेटलिस्टिक मेंटेलिटी का त्याग करके सिर्फ योग, ध्यान और मेडिटेशन पर अपना वो लगाएं, समय लगाएं, तो मैं आपसे एग्री नहीं करती। इस चीज़ को लेकर इनकी बहुत बहसबाजी होती है, ऐसा पुराणों में गिवन है। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि इंसान तो डिफर करते हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है शिव पार्वती तक एक दूसरे से डिफर करते हैं अपने ओपिनियंस को लेकर। तो डिफर करते हैं तो चीज़ हमें क्लियर है, लेकिन किस हद तक डिफर करते हैं हमें यह भी तो जानना है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में। एंड कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, व्हाट ब्रिंग्स अबाउट दीज डिफरेंसेस, क्यों ये डिफरेंसेस पैदा होते हैं। यार हम लोगों को, इंसानों को सोचने वाली बात है ना, हमेशा ये लगता है कि यार मैं जैसा सोचता हूं, मेरे को जैसी फीलिंग्स है यार इसके लिए, इसके मन में क्यों नहीं है वैसी फीलिंग्स मेरे लिए। मुझे जो जो इससे सुनना है, जो जो इससे कहलवाना है, जैसे जैसे मूवमेंट्स इसके साथ स्पेंड करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो सामने वाले के मन में वो गुलाब क्यों नहीं खिलता है कभी। तो ये डिफरेंसेस पैदा क्यों होते हैं? और इन सारे डिफरेंसेस को, मेन चीज तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग, इन सारे डिफरेंसेस को हम असेस कैसे कर सकते, कैसे जान पाऊं मैं इन डिफरेंसेस को। और अगर डिफरेंसेस में जान गया कि अच्छा इस पॉइंट पे हम दोनों डिफर कर रहे हैं, तो फिर इंसान दो चीजें करता है, या तो सामने वाले को अपना जैसा बना देगा या उसके रंग में भंगने लगेगा। क्या बोला मैंने? आपकी पर्सनैलिटी का इंपैक्ट सामने वाले के ऊपर ऐसा हो सकता है कि आप जो कहो सामने वाला माने तो डिफरेंसेस कम हो गए। या फिर कभी कभार आपने देखा होगा कि जो भी इंसान हमें चाहिए होता है जीवन में, अगर आपको उससे सच्चा प्यार है तो उसकी कही हुई बातें आपको समझ में आने लग जाती है, आप उनको मानने लग जाते हो। अभी तक जिस रंग से, जिस खाने से, जिन चीजों में इंटरेस्ट आपका नहीं था, उन सब चीजों से आपको धीरे धीरे करके प्यार होने लग जाता है। फिर आप उतनी बुराइयां नहीं करते। मतलब मान लो आप ये बोल रहे हो कि ब्लू कलर ना एकदम बेकार होता है, पिंक कलर एकदम बेकार होता है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे फलाना नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, लेकिन आपको सामने वाले ने बोल दिया, ऐसा पार्टनर आपको मिल गया जो आपको बहुत पसंद आ रहा है, क्या शादी होगी तो इसी से ही होगी, और उसने बोला यार मुझे तो ये सब चीजें पसंद है, तो फिर आपकी जुबान पता कैसी होती है, नहीं मतलब मैं इन सब चीजों से नफरत नहीं करता, लेकिन
मतलब इतना नहीं पसंद, या तो हो सकता है कि मैंने ट्राई नहीं करा, तुम चलो मेरे को मिलकर ट्राई करवाना तो मुझे पसंद आने लग जाए। तो इंसान क्या कर रहा है इस टाइम पर, उसने अपने वचनों को, जिस चीज के लेकर वो अडिक्ट था, तो वो मोल्ड क्यों कर रहा है अपनी बातों को? क्योंकि उसको सामने वाले की पर्सनैलिटी या सामने वाले से इतनी अट्रैक्शन है कि वो अपनी पर्सनैलिटी के कुछ डायमेंशंस को चेंज करने के लिए तैयार है कि मैं इसके लिए बदल जाऊंगा, इसको जो पसंद है इसके साथ उस पसंद को अपनी पसंद बनाऊंगा, सिंक्रोनाइज होकर चलूंगा, पैरेलली, बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर, सुर में सुर, ताल में ताल। इसमें कार्डिनल ट्रेड्स बदल रहे हैं, देखो पकड़ लिया ना आपने पॉइंट। मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही स्मार्ट बनते रहोगे। तो मेन चीज ये है कि हाउ सच डिफरेंसेस कैन बी असेस्ड। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताओ, ये सब चीजें समझ में आ रही हैं पक्का? रिया, मयूर, आकांक्षा, कुछ भी सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ पूछ लेना, मतलब पहली बार में हो सकता है कि मतलब इतना वो ना, रिवीजन तो करोगे आप, डाउट्स निकल कर आएंगे, डाउट्स आर इनवाइटेड, नो इशू एट ऑल। बट लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, रिया, मयूर, आकांक्षा, सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? इंटरेस्टिंग है चैप्टर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में राइटर हमें ये कह रहे हैं कि हम ये चीज़ें भी सीखेंगे, जैसा कि हमने क्लास 11 की एनसीईआरटी में डिस्कस करा था, कि मेन कंसर्न्स क्या है मॉडर्न साइकोलॉजी के। ये मेन कंसर्न्स पता है क्या है आकांक्षा? वो जो थीम नहीं पढ़ी थी हमने, थीम 1, थीम 2, थीम 3, 4, 5, ये वो है मेन कंसर्न्स। तो हम इसको स्टडी करेंगे ताकि हम उन थीम्स को यूज़ करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ सकें फ्रॉम द टाइम ऑफ गैल्टन। गैल्टन पे दोस्तों मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, अभी आपको बताता हूँ मैं गैल्टन के बारे में। ये बहुत बढ़िया बंदा था, लेकिन इतिहास का वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है ये। इसने जितनी अच्छी बातें करी थी उसी पे इसने गोबर कर दिया था अपनी बातों पर। मैं बताऊंगा, और इस पर्सन के बारे में आपको जानना चाहिए एक बारी ज़िंदगी में, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में सब कुछ। तो इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को जानेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मतलब इंसान की साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ तो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी है अगर किसी चीज़ को समझने में, तो वो है ह्यूमन की इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपको ट्रेलर पहले ही दे दिया जब मैंने आपसे IQ इंटेलिजेंस और EQ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी। गहराई से और समझेंगे हम उन चीज़ों को। तो लोग ना एक दूसरे से डिफर करते हैं, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब देखना हम इंटेलिजेंस के बेसिस पर ह्यूमन डिफरेंसेस को बता रहे हैं। और इस टॉपिक में ये जो 2-3 लाइनें मैं बोलने वाला हूँ, आप यहाँ पर इंटेलिजेंस की प्रॉपर तरीके से परिभाषा जानोगे। अभी तक तो देखो इंटेलिजेंस के बारे में आपने जो बताया मैंने उसी के अनुसार मोल्ड कर कर आपको EQ के बारे में भी बता दिया, मतलब थ्योरेटिकल ज्ञान ना देते हुए जनरल बातें हमने कर ली कि इंटेलिजेंस को हम ऐसा समझ रहे थे कि इट इज़ ओनली अबाउट एकेडमिक्स, डिग्री, सक्सेस, मनी। फिर हमने ये देखा कि EQ वाला पर्सन, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके पास है वो और भी बेटर पर्सन है, और IQ और EQ जिसकी दोनों हाई है फिर तो वो कहना ही क्या, फिर तो वो पक्का अरेंज मैरिज में ऐसा पर्सन रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन अब इंटेलिजेंस की प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन जानते हैं कि क्या इंटेलिजेंस सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो जी ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस आपकी एक एबिलिटी को दर्शाता है। अभी हम आगे चलकर भी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को इन्हीं शब्दों के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो इंटेलिजेंस आपकी एक एबिलिटी को दर्शाता है जिसके माध्यम से आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझ सकते हो। और ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझना क्या है, आकांक्षा ने अभी एक बहुत प्यारी लाइन बोली थी, किसी चीज को समझने की समझ। अब किसी चीज को समझने की समझ हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई जो चीज हो या वो कोई जो टॉपिक हो, कुछ इशू हो, कोई भी मुद्दा हो, वो कॉम्प्लेक्स हो, वो इजी हो,
और हर प्रकार के पर्सन होते हैं। इजी चीज़ें भी कभी कभार किसी को समझ में नहीं आती हैं, लेकिन कभी कभार किसी को कॉम्प्लेक्स चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। कभी कभार किसी को ना इजी चीज़ समझ में आती है ना कॉम्प्लेक्स चीज़ समझ में आती है, और कभी कभार किसी को कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं और ईजी तो आ ही जाती हैं। तो इंटेलिजेंस हमारी कैपेबिलिटी है कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझ सकते हैं। दूसरा, इंटेलिजेंस हमें ये भी, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो साइकोलॉजी कहती है कि आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कैसे समझ सकते हो, आपका ब्रेन कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहा है। एक तो ये है कि दिमाग कितना चल रहा है आपका, तो दिमाग की जब बात हो रही तो इंटेलिजेंस तो आएगा ही आएगा। लेकिन इसके अलावा इंटेलिजेंस और क्या है? एबिलिटी टू अडेप्ट टू एनवायरमेंट। आप ना अपने माहौल, अपने परिवेश में, आसपास के वातावरण में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एरिया में जाकर कितने अच्छे से अडेप्ट कर जाते हो। यार मान लो कि आपको बिल्कुल स्प्रिंग वाले सॉफ्ट गद्दों पे सोने की आदत है। गर्मियों की छुट्टियों में आप गए गांव अपने, वहां आप चारपाई पे सो रहे हो, या फिर कमरों के अंदर गद्दे लगे हुए हैं नीचे, या चटाइयाँ बिछी हुई हैं, आपको उस पे लेटने को कहा गया क्योंकि पूरा परिवार मिला और इतने सारे बेड या गद्दे या है ही नहीं, मतलब तो सब लोग वैसे वहां पर सोते हैं। अब आप कंप्लेन कर रहे हो कि नहीं मैं तो यहाँ नहीं सो पाऊंगा, मुझे तो गद्दा ही चाहिए होता है, मुझे तो कंफर्टेबल वो लाइफ चाहिए होती है। छी, यहाँ कितनी धूल है, आसपास गोबर फैला हुआ है, काव डंग की बदबू आ रही है। तो यानी कि पर्सन के अंदर एडेप्टेबिलिटी नहीं है। अब एडेप्टेबिलिटी मन मारकर नहीं होती है। एडेप्टेबिलिटी के लिए आपके अंदर एक टॉलरेंस कैपेसिटी चाहिए होती है। आपको अपने आप को समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, माहौल चेंज हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। इसके अंदर यह भी चीज आ जाती है कि आप अलग अलग लोगों को कैसे एक्सेप्ट करते हो। अब आपके कॉलेज में आप विदेश पढ़ने गए, वहां से पढ़कर आप देश वापस आ रहे हो, तो आप अपने देशवासियों की बुराई करने लगे क्योंकि 4 अंग्रेजी किताबें आपने पढ़ ली, आपको एक्सेंट आ गया। तो यू आर बिहेविंग इन अ वेरी पॉश मैनर, योर लैंग्वेज हैज डेवलप्ड सो मच, you are using very fluent words, you are speaking in a very fluent English, you are using heavy words in front of people like supercalifragilisticexpialidocious। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? आप तो अपने आप को मूर्ख बता रहे हो फिर दूसरों के आगे, क्योंकि जिस जगह का वातावरण जैसा नहीं, तो वहां आप अपनी अगर यूनिक छवि लेकर आओ, कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। आपको जहां अंग्रेजी बोलनी चाहिए वहां आप अंग्रेजी बोल नहीं रहे, और आप रिक्शे वाले से अंग्रेजी में बात करके उसको बोल रहे हो मेरे को यहां ले चल। उसको आती नहीं है, मान लो बिल्कुल भी नहीं आती, तो क्या फायदा आपको? अपनी एनवायरनमेंट, यहां पर एनवायरनमेंट का मतलब ये पार्क और ये झूले वाला पार्क नहीं है, अपना वातावरण, उसमें अडेप्ट करना आना चाहिए। कि ऐसा नहीं आप शहर में बैंकेट फंक्शंस में ही जाते रहे, बुफे जहाँ लगा हुआ है वहीं खाते रहे, आप हमेशा मैकडोनल्ड में ही खाते हो। कोई बात नहीं, आप गांव में गए हो, भागवत चल रही है, वहां पर बैठ के चटाई पर बैठ के लंगर भी खा लो। जिस पर्सन के अंदर ये चीज है तो वो पर्सन इंटेलिजेंट कहलाता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। उसके बाद और कौन है इंटेलिजेंट पर्सन? कैसे पहचानेंगे हम इंटेलिजेंट पर्सन को? वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे। वो पर्सन अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों से सीख सीख कर जीवन में आगे बढ़ता रहे और अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करता रहे, करती रहे। अब आप कहोगे कि सर इसमें इंटेलिजेंट होने वाली क्या बात है? बिल्कुल है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक्सपीरियंसेस को लेकर कंप्लेंट करने लग जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हर चीज़ का टारगेट क्यों बनता हूं, मैं ही हर चीज़ में विक्टिम क्यों। तो वो कंप्लेंट उनकी इसलिए आ रही है बिकॉज उन्होंने कुछ अच्छा सीखा नहीं उस चीज़ से, उस एक्सपीरियंस से, और वहां की लर्निंग को अपने जीवन में नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट के लिए यूज नहीं करा, तो वो कंप्लेंट करते रहते हैं, उनका जीवन लक फैक्टर पे चलता रहता है। चौथी चीज, इंटेलिजेंट पर्सन हमेशा वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग में एंगेज होता है या होती है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग का मतलब क्या है? आंखें मूंद कर ऐसा पर्सन हर बातों को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, स्वीकार नहीं कर लेता है। ऐसे पर्सन को हर चीज का तर्क चाहिए होता है। प्लीज एक्सप्लेन मी दिस। अगर आपने मुझसे ऐसा कहा, इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, आप क्यों कह रहे हो मुझसे ऐसा?
ऐसा पर्सन क्वेश्चनिंग में एंगेज होता है। रीजनिंग मतलब क्वेश्चनिंग करना एक तरीके से। अब जैसे मुझे अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छे पर्सन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपका पूजा पाठ के लिए ना ज्ञान बहुत बढ़िया है, तो आप आजकल के जेंजी जनरेशन को पुरानी ये जो किताबें हैं, श्रीमद् भगवत गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत, रामायण, शिव महापुराण, आप इनसे, वेदास वगैरह, उपनिषद, आप इनसे इंस्पिरेशन लेकर आओ और मॉडर्न जो जेंजी हैं उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए आप वीडियोस बनाओ, उसके ऊपर उनको बताओ। तो मैंने उनको बोला कि जेंजी तो बेकार, मैंने उस पर्सन को बोला कि जेंजी तो बेकार है, वो कुछ समझते नहीं है, वो नहीं करते। तो उस पर्सन ने मेरे अंदर एक नया थिंकिंग पैटर्न जनरेट करा। उस पर्सन ने मुझे ये बोला कि ऐसा नहीं है दीपांक, जेंजी जो है ना वो रीजनिंग करते हैं, वो क्वेश्चनिंग करते हैं हर एक चीज के ऊपर। उनको कोई भी चीज आंखें मूंद कर, जैसे जो अंधविश्वास चलता है हमारे समाज के अंदर, जेंजी उससे डेविएट हो रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। उनको हर चीज का साइंटिफिक लॉजिकल रीजन के बेसिस पर प्रूफ चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग क्वेश्चनिंग के ऊपर बना हुआ है और ये इसका आंसर उनको मिलता नहीं है। तो वो रीति रिवाज परंपराओं से दूर भागते हैं और पुरानी जनरेशन को ये जेंजी जनरेशन बेवकूफ लगती है। तो मेरी वहां पर उस टाइम पर जेंजी को लेकर थिंकिंग चेंज हुई। तो आप में अब मैंने उस टाइम पर क्या दिखाया, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एबिलिटी टू अडेप्ट, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज के। हाँ यार, अगर मैं उनके लेवल पर उतर कर देखूं, मतलब अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने आपको इंटेलिजेंट दिखा रहा हूं, यहां पर एक बात बोल रहा हूं कि अगर ये वाली चीज मुझे याद है उस पर्सन की कि उसने मुझे ऐसा समझाया जो मैं अभी तक नहीं सोचता था, जेंजी को गाली देता था, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन ने मेरे थिंकिंग पैटर्न के अंदर चेंज तो पैदा करा ना। अब भगवान खुद तो आएंगे नहीं उतर कर कि भाई लो दीपांगे, ऐसे ऐसे थिंकिंग तुम्हारी गलत है, वो चेंज करो। तो वो मनुष्य के रूप में मुझे भगवानों से मिलवा देते हैं कि जहां पर मैं गलत हो रहा हूं वहां मेरी पर्सनैलिटी के कुछ भी एस्पेक्ट, मतलब गलत वे में सोसाइटी में कंट्रीब्यूट ना करें या फिर मैं गलत थिंकिंग ना रखूं, तो वहां ये मेरी रातों रात थिंकिंग चेंज हो गई। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंटेलिजेंट पर्सन का कि ऐसा पर्सन अपने जीवन में ऑब्स्टेकल्स को दूर कर लेता है या कर लेती है। अब ऑब्स्टेकल को दूर कर लेती क्या, कैसे? क्योंकि ऐसा पर्सन सोचता है कि मुझे इस सिचुएशन से, इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर आना है, मैं क्या तिगड़म लगाऊं। तो मतलब वहां पर पर्सन जो है वो मल्टीपल चीजों के बारे में, मतलब आप एक चीज जानते हो कि जैसे हम कहते हैं हमारी अंदर हमेशा, यूपीएससी के एस्पिरेंट, एक अच्छे सिंसियर एस्पिरेंट की भी ये पहचान है। सिंसियर और अच्छा एस्पिरेंट वैसे कुछ नहीं होता, सिंसियर अच्छे एस्पिरेंट का कभी यूपीएससी नहीं निकलता, फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी वालों का निकलता है या कोई भी एग्जाम। तो हमारी अप्रोच हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए कि हम ऑब्स्टेकल्स को कितने अच्छे से ओवरकम कर सके। तो ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने वाला यानी कि सॉल्यूशन ढूंढ रहा है पर्सन, तो उसकी अप्रोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। तो हम ये सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की जो परिभाषाएं हैं वो कैसे कैसे चेंज होती हुई आई हैं वक्त और ज़माने के अनुसार। कल्चरल डिफरेंसेस क्या है इंटेलिजेंस में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी कल्चर में किसी एक क्वालिटी को इंटेलिजेंट देखा जा रहा है कि पर्सन अगर ऐसा ऐसा कर रहा है तो वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उस कल्चर में देखा जा रहा है कि पर्सन अगर वो चीज़ें कर रहा है तो वो इंटेलिजेंट है। रेंज क्या है इंटेलिजेंस की, वेरिएशंस क्या है इंटेलिजेंस में, लोगों की इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज में, एबिलिटीज में, थिंकिंग पैटर्न, लर्निंग पावर, इन सब में। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पेशल एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड। स्पेशल एबिलिटीज वगैरह मतलब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्रिएटिव लोग कौन होते हैं। हम यहाँ पर पेंटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस की बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे टैलेंटेडनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हु आर टैलेंट पीपल। फिर हम बात करेंगे हाईली टैलेंटेड जो पर्सन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोडिजीज, ये कौन होते हैं। तो क्रिएटिवनेस और आईक्यू के बीच में क्या लिंक है।
टैलेंट और आईक्यू के बीच में क्या लिंक है, और प्रोडिजीज और आईक्यू के बीच में क्या लिंक है, क्या क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस से लिंक्ड है तो कितनी, क्या जिसके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है क्या वो पर्सन टैलेंटेड है, क्या जो प्रोडिजीज हैं उनके पास हाई आईक्यू है। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे और अगले लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले, वरना में इस लेक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। गैल्टन को मैं आपको इत्मीनान से समझाऊंगा इनकी बातों को, और कैसे इसने अपनी बातों के ऊपर ही गोबर पटक डाला। हम बात करेंगे गैल्टन के बारे में। पूरा नाम इसका था फ्रांसिस गैल्टन। जानेंगे इस पर्सन के बारे में, और भी इस चैप्टर में अच्छी अच्छी बातों के बारे में हम अपनी डिस्कशन करेंगे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।